नेफेड के अध्यक्ष आदरणीय जेठाभाई अहीर जी, अध्यक्ष इफ्को दिलीप संघानी जी, अध्यक्ष एनसीसीएफ विशाल सिंह जी, अध्यक्ष क्रिफको डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, अजय पटेल जी, एमडी नेफेड दीपक अग्रवाल जी, इंडिया टुडे ग्रुप और नेफेड मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के मित्रों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में एक तरह से महायज्ञ ही किसान को समृद्ध करने का आपने अपनी आहुति भी डाली है। उपस्थित यहां सभी किसान भाइयों बहनों, एफपीओज, पैक्स और बाकी सभी संबंधित संस्थाओं से जुड़े हुए मित्रों, अभी ये कहा जा रहा था कि मंत्री है, मुख्य अतिथि है। पहले तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि मैं यहां अतिथि नहीं हूं। अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। और मेरे आने की तिथि तो दीपक तय करके आए थे। और दूसरी बात, जिस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों का कल्याण हो, वहां मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? जब मुझे दीपक ने बताया कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण है तो तुमने पुकारा और हम चले आए। अपना काम ही किसानों का कल्याण है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है ये, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ आज मना रहा होगा। सहकारिता भारत की माटी में है, सहकारिता भारत की जड़ों में है। आज नहीं, हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने यह उद्घोष किया था, आत्मवत सर्वभूतेषु। दुनिया में जितने लोग हैं सब आत्मवत है, अपने जैसे ये है। इसी को दूसरे शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। सब में एक ही चेतना है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। और इसी को और हमारे ऋषियों ने बढ़ाते हुए कहा, अयम निजो परा वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और यही तो सहकार है। भारत में तो आज भी बच्चे बच्चे हर धार्मिक आयोजन में उद्घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विश्व के कल्याण का भाव ही सहकारिता है। और इसलिए तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सबके कल्याण का भाव अगर कोई है, वो भाव है सहकारिता का। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नेफेड और इंडिया टुडे ग्रुप इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मैं दोनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। यह केवल आज तक का मामला नहीं है, यह भारत के कल का भविष्य भी तय करेगा। देखिए, भारत की दृष्टि से अगर हम देखें, वैसे दुनिया में भी, तो किसान का महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। 18% कुल जीडीएसपी का हमारी खेती से आता है। और आज भी 46% पॉपुलेशन डिपेंड करती है केवल खेती पर। खेती के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और मैं ये मानता हूं, खेती करना
और मैं, कई बार लोग कहते हैं किसान के बेटे, मैं किसान का बेटा नहीं, मैं खुद ही किसान हूं। और किसान भी नकली किसान नहीं हूं, असली किसान हूं। कल भी मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चला के काम करके आ रहा हूं। कल वहीं था मैं अपने। और इसलिए किसान और किसानों की समस्याओं को गहराई तक जानना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका समाधान करने की कोशिश करना, ये मेरे लिए धर्म है। सचमुच में अगर मैं कहूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती। और ये देश की सेवा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए भगवान का वरदान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्षों में, ये 11वां साल चल रहा है, अगर कृषि के उत्पादन को भी हम खाद्यान्न के और बाकी फल सब्जियों के उत्पादन को देखें तो लगभग 44% वृद्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो खेती के और किसानों के कल्याण का रोड मैप बनाया है, एक, उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, लागत कम कैसे हो। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम देना। नेफेड भी गवाह है, और नेफेड के साथ एनसीसीएफ के साथी भी हम बैठे। पिछले 11 साल में रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और नेफेड और एनसीसीएफ खुद इस खरीद को क्रियान्वित करने का काम करते रहे हैं। और इसलिए ठीक दाम मिल जाए किसान के, उसकी अलग अलग तरह की योजनाएं बनाना। तीसरे, भगवान ना करे नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। चौथी, और एक महत्वपूर्ण और पहलू है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने तय किया है, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, एक ने अनेकों आयाम जोड़ दो। और उसके साथ साथ ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित बनी रहे, इसकी चिंता भी करना। केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों के अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग की वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हमको मित्रों अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे यहां किसान छोटे जोत का मालिक है, लैंड होल्डिंग कम है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका की तरह हमारे पास ऐसे किसान नहीं जिनके पास 15,000 हेक्टर, 20,000 हेक्टर खेती हो। अपने किसान के पास तो 1.5 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, उसी में हमको सरवाइव करना है। और इसलिए हमारी नीतियों का जो केंद्र है वो छोटा किसान है। 3 चीजें और मुख्य रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने तय किए हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 144 करोड़ का यह देश, इसकी जनता को भरपेट भोजन मिले। एक जमाना था जब यूएसए का, अमेरिका का PL 480 लाल गेहूं खाने पर हम विवश थे, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आज भारत के पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। गेहूं के भंडार भरे हुए हैं हमारे यहां। चावल की कोई कमी नहीं। 50,000 करोड़ का तो बासमती हमने निर्यात किया है इस तक। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, दलहन तिलहन में जरूर जरूरत है जहां हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरे, किसानों की आय बढ़ाना। तीसरे, हमारी जनता को पोषक आहार मिले, पोषण युक्त आहार, उसका इंतजाम करना। और चौथे, धरती को सुरक्षित भी रखना। और इन उद्देश्यों की पूर्ति में नेफेड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं नेफेड के सभी मित्रों को,
हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इन उद्देश्यों की पूर्ति में और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे हमारे किसानों के उत्पाद की खरीदी हो, किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर वो पैदा कर लेता, उत्पादन बम्पर हो जाता है, तो कई बार कीमतें घट जाती है। डिमांड और सप्लाई का नियम काम करता है और इसलिए उसको ठीक दाम मिले, इसकी कोशिश भारत सरकार सदैव करती है। जैसा कि आपकी जानकारी में गेहूं, चावल ये तो 100% हम खरीदते ही है, लेकिन नेफेड ये जानता, हमने तय किया दालें भी, तुअर, मसूर, उड़द, ये केवल रजिस्ट्रेशन किसान करा ले 100% खरीदेंगे, एक दाना नहीं छोड़ेंगे। और इसका अभियान चला भी है। दलहन की खरीदी, तिलहन की खरीदी, पिछली बार सोयाबीन का भी रिकॉर्ड, सोयाबीन में रिकॉर्ड खरीदी हमारी हुई है। तो जब जरूरत पड़ती है तो उसको खरीदने का भी काम करते हैं। कई फसलें ऐसी है, प्याज, आलू, टमाटर, जिनकी कीमत कम हो जाती है, कई बार बफर स्टॉक की जरूरत पड़ती है। वैसे समय भी नेफेड जैसी संस्थाएं इनको खरीदने का काम करती है और सीधे किसान को उसकी मेहनत का भरपूर दाम मिल जाए, इसकी कोशिश करती है। मैं इसके लिए भी नेफेड को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उपज की कीमत ठीक मिले और खरीदी ठीक से हो, इसलिए अत्याधुनिक पोर्टल बनाया है। उसकी दिशा में वो काम कर रहे हैं। और विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसके अंतर्गत अभी तक आपने 333 पैक्स की पहचान की है और 214 को 10 राज्यों में हायरिंग इंश्योरेंस भी दिया है। इसके अतिरिक्त मैंने भी नेफेड को यह कहा है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि 2500 पैक्स की और पहचान करें, जिससे इस योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके। मित्रों, नेफेड अनेकों प्रकार के राष्ट्रीय सुरक्षा और पोषण योजनाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। वर्ष 2017 से भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दालें पहुंचाने का काम हो, पीएम पोषण योजना हो, पीडीएस हो, आईसीडीएस जैसी योजना हो, उसमें भी नेफेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब तो खुदरा क्षेत्र में भी नेफेड अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार तेजी से कर रहा है। रेडी टू ईट हो या रेडी टू कुक, उसके भी नए उत्पाद बाजारों में उतारे जा रहे हैं। भारत ब्रांड की आज अलग शाख बनी है। दाल, चावल, आटा उपभोक्ताओं को भी ठीक दाम पे मिल जाए, इस दिशा में भी वो प्रयास कर रहे हैं। और एफपीओ को मजबूत बनाने का काम भी लगातार नेफेड के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। एफपीओ को मजबूत बनाने के लिए 2787 सहकारी संस्थाओं और एफपीओ को समर्थन प्रदान किया गया है और 4 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ने का आपने काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नेफेड ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और अब तो बीज के क्षेत्र में भी देखो, एक खेती में गैप है। पिछले दिनों हमने कोशिश की उसकी जानकारी भी मैं बहुत संक्षेप में आपको देना चाहता हूं। हमारे पास एक तरफ 16,000 कृषि वैज्ञानिक थे, 16,000, जो लैब में रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और मैं वैज्ञानिकों को बधाई भी देना चाहूंगा। अच्छे बीजों का निर्माण, अच्छी तकनीकी का अनुसंधान करके उन्होंने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद की है। लेकिन कई बार यह होता था कि रिसर्च होती है लैब में और किसान बैठा है खेत में, लैंड पर। ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। किसान और वैज्ञानिक, इनका संवाद कभी होता नहीं था। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हमने तय किया कि लैब टू लैंड जोड़ा जाए। और इसलिए एक अभियान चला पिछले दिनों। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री भी आ गए,
कोकाटे जी, एक अभियान चलाया हमने, विकसित कृषि संकल्प अभियान। और उस अभियान के अंतर्गत 2170 टीमें बनी वैज्ञानिकों की। उन टीमों में राज्य का कृषि विभाग, केंद्र का कृषि विभाग, हमारे अधिकारी कर्मचारी और उन्नत किसान केवीके, उनके साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये सब अलग अलग दिशा में काम कर रही थी। इनको जोड़ा, इनकी टीम बनाई और तय किया कि गांव में जाओ, एक गांव में 5-7 गांव के किसान इकट्ठे हों, उनको जानकारी तो दें। आपने नए रिसर्च कौन से किए हैं, नए शोध कौन से किए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहां की माटी में जो पोषक तत्व है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना जिंक है, इसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी और फसल की कौन सी किस्म उपयोगी होगी, ये किसानों को तो बताएं। अगर कीटों का प्रकोप हो तो किसान को करना क्या चाहिए, उसका मुकाबला कैसे करें। और दूसरी बात यह है, मैंने अनुसंधान करने वालों को कहा कि अनुसंधान की दिशा दिल्ली से तय नहीं होगी। कई बार हम अनुसंधान करते हैं अपने हिसाब से। मैंने वैज्ञानिकों को कहा केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होगी, जमीन पे जाके देखो तो किसानों को जरूरत किस चीज की है, जिस चीज की जरूरत है उसकी रिसर्च करो। और कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई, किसानों ने बताई। जैसे उत्तर प्रदेश में बताया, मेरठ के आसपास के गांव में हम गए कि उनकी जो गन्ने की वैरायटी 238, वो बहुत अच्छी, शुगर कंटेंट भी उसमें ज्यादा है, लेकिन एक रेड रोथ करके एक कीड़ा लगता है, लाल सड़न, वो पूरे गन्ने की कोई हालत खराब कर देता है। स्प्रे कर करके मर जाते हैं, स्प्रे कर करके मर जाते हैं, 15-15 बार स्प्रे करते हैं, मरते ही नहीं है। तो गन्ने की या तो नई वैरायटी लाओ जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो, या फिर इससे निपटे कैसे, इसका इंतजाम करो। क्लाइमेट चेंज के कारण कई किसानों ने मुझे कहा, मैं उड़ीसा गया, कई किसानों ने कहा कि आम की फसल इस सीजन में आती है, लेकिन अब तो क्लाइमेट चेंज के कारण 15 जून को बारिश नहीं आती, अप्रैल मई में सावन भादों का माहौल बन जाता है और हमारी फसल खराब हो जाती है। इसलिए शोध करो तो ऐसा करो कि आम केवल गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी आए, ऐसी वैरायटी तैयार करो। कई लोगों ने इतने सुझाव दिए कि मैं आश्चर्यचकित था। और किसानों ने जो इनोवेशन किया, मैं बताना चाहता हूं, 300 से ज्यादा इनोवेशन मैंने अपनी आंख से देखे हैं। जैसे लीची, अब लीची जल्दी खराब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े, इसके लिए ऊपर ग्लूकोज का घोल लगा दो, सेल्फ लाइफ लीची की बढ़ जाती है। बिहार के किसानों ने मुझे बताया कि भैया हम तो ये प्रयोग कर चुके हैं। ऐसे एक नहीं, अनेकों इनोवेशन किसानों ने। तो मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि असली वैज्ञानिक तो ये बैठा खेतों में है, जो दिन और रात रिसर्च कर रहा है, इससे भी सीखो और इसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से रिसर्च होंगे, अनुसंधान होंगे। मित्रों, इस दौरान कई मुद्दे हमने पहचाने और उन मुद्दों के बारे में मैं नेफेड को भी अवगत कराना चाहता हूं। किसान की सबसे बड़ी तकलीफ है घटिया कीटनाशक और घटिया बीज। कई बार अगर ये आ गए, कई बीज कंपनियां, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जो अच्छा काम करने वाले, कंपनियां अच्छा काम करती, स्वागत है। निजी क्षेत्र में भी कंपनियों की जरूरत है, लेकिन अमानक स्तर की यही चीजें चली जाए तो किसान फिर तबाह हो जाता है, कुछ बचता नहीं उसके पास। और इसलिए मित्रों, अगर अमानक स्तर का बीज, कीटनाशक किसी ने बनाए या बेचे तो अभी कानूनी प्रावधान बहुत जबरदस्त नहीं है, थोड़ा बहुत जुर्माना होता और छूट जाते हैं। 1966 से बदले ही नहीं। हम कड़ा कानून बनाएंगे, ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जो किसान को धोखे में रखने का काम करते हैं। एक बात और मैं क्रिफको के मित्रों से कहना चाहता हूं, कई किसानों ने बताई कि वो जाते हैं डीएपी लेने या और कोई खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ एक चीज और पकड़ाते हैं कि ये नैनो ले जाओ तुम। भैया जबरदस्ती क्यों ले जाओ? जबरदस्ती किसान क्यों ले जाए? किसान की मर्जी। और नैनो के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। पहले 4%, उसके बाद फिर 16%, अब 20%, और नैनो के मामले में पता नहीं कितनी कंपनियां उतर गई फिर एकदम। अब उससे किसान को असली फायदा कितना है ये भी हमें देखना पड़ेगा।
तो इस तरह के जो इश्यूज है किसान के, उनको भी हमको एड्रेस हर हालत में करनी एड्रेस हमको हर हालत में करनी पड़ेगी। नेफेड ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत बधाई देता हूं, लेकिन कई तरह की चीजें खरीदी में आती है जिस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र में प्याज की खरीद हुई, और प्याज की खरीद में मुझे भी व्यापक पैमाने पर शिकायत मिली कि किसान के बजाय व्यापारी ने अपना माल बेच दिया हमके घरों पे, सस्ता खरीद के, और पता चला कि फिर महंगा बेच दिया। अब इस तरह की चीजों पे जब तक अब ध्यान नहीं रखेंगे, जेठा भाई के भी शायद दिमाग में ये बात आई थी, वो गए थे एक दो जगह, मैं बेलाग बात कर रहा हूं, शानदार काम किया, उपलब्धियों के लिए बधाई, लेकिन सावधानियां जरूरी है। किसानों ने यह भी सुझाया मुझे कि भाई टमाटर की ऐसी किस्म तैयार करो साहब, हम बोते हैं तो वो जिसकी सेल्फ लाइफ बढ़े एक बात, और दूसरे अगर बिके ना तो उसको सुखा के उसका पाउडर वगैरह कुछ बन जाए, और नहीं तो फिर हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। किसको तो टमाटर बेचनी पड़ेगा, जाएगा कहां, कल तक वापस ले जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो किसान की मजबूरी बन जाती है। इसलिए मित्रों, हमने एक योजना अभी बनाई भारत सरकार ने कि टमाटर, आलू, प्याज जैसी फसलों के लिए कहीं दूसरे बड़े शहर में अगर उसके दाम ठीक मिल रहे हैं, मान लीजिए कि नासिक में सस्ता है, मुंबई के आसपास मुंबई नहीं, गांव में महाराष्ट्र के सस्ता है, लेकिन मुंबई में ज्यादा दाम मिल रहे हैं, दिल्ली में ज्यादा दाम मिल रहे हैं, दूसरे मेट्रो सिटी में ज्यादा दाम मिल रहे हैं, तो किसान ले नहीं जा पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, एक तो माल उतना नहीं होता उसके पास, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा इतना लगता है कि वो ले जाए तो कहां ले जाए, कैसे ले जाए, उसी में मारा जाएगा वो, और फिर वहां ढंग से नहीं बिका तो क्या करेगा वो। और इसलिए हमने तय किया है MIS के अंतर्गत कि अगर नाफेड जैसी संस्था के माध्यम से या राज्य सरकार की, काकोटे जी, राज्य सरकार की किसी अधिकृत संस्था के माध्यम से किसान अपना माल दिल्ली, मुंबई लाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसान नहीं देगा, भारत सरकार चुकाने का काम करेगी। भंडारण की भी हम व्यवस्था करने की, उसके भी पैसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान के सामने जो समस्या आती है, उस समस्या के समाधान की लगातार हम कोशिश करते रहते हैं, लगातार हम प्रयत्न करते रहते हैं। FPOs कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन FPOs को भी अलग ढंग से दिशा देने की जरूरत है, और इसलिए मैं नेफेड को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कई FPOs उसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। क्योंकि किसान की देखो सबसे बड़ी समस्या है ढंग का मार्केटिंग, ठीक से वो अपने उत्पाद को बेच पाए, डिस्ट्रेस सेल ना हो उसकी, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं FPOs को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, FPOs के काम को, उसको आप और ढंग से हम कैसे दिशा दे सकते हैं उसका आप प्रयास कीजिए। नेफेड मुख्य रूप से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको ग्राउंड लेवल पर सहकारी समिति और FPO के बीच सशक्त भागीदारी निभाने का लगातार प्रयत्न करना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि है। देखिए, विकसित भारत प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये मेरा मूल मंत्र है, कृषि विभाग का मूल मंत्र है, नेफेड का मूल मंत्र है। हमको ये करना ही पड़ेगा। आपने जो FPOs बनाए हैं वो सब सीधे किसान से जुड़े हैं, उनको और प्रभावशाली बनाना और उनके व्यवसाय में वृद्धि की भी योजना हम बैठ के बनाएं, उसकी दिशा में प्रयास करें। आप उपज जो खरीदते हैं नेफेड, एक हम समय पर कैसे खरीदी हो, और कहीं, अगर मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, कहीं बिचौलिए या दलाल घुसें तो उनको कैसे हम बाहर करें, उनके प्रभाव को कैसे खत्म करें, इस दिशा में हम लोग कोशिश लगातार करते रहें। मित्रों, नेफेड के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण काम होता, उपभोक्ताओं को सही दाम पे मिल जाए। देखिए, एक चिंता है मेरे दिमाग में, एक किसान को ठीक दाम मिलना चाहिए, और दूसरे उत्पादक को ठीक दाम, और उपभोक्ता को भी बहुत महंगा ना खरीदना पड़े। इसके प्रयत्न आप लगातार कर रहे हैं, उसका इंतजाम आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें संतुलन रहे, किसान को ठीक दाम और उपभोक्ता को ठीक कीमत पर मिल जाए, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी देश की कोई और सेवा हो नहीं सकती। मैं इस
सहकारिता वर्ष के अवसर पर एक बार फिर नेफेड के और इंडिया टुडे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण मामले में, इस कार्यक्रम के आयोजन में वो सहभागी बने हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि दिन और रात, देखो हमने अभी तय किया कि जितनी चीजें आई हमारे पास विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत, जैसे हमने तय किया कि वैज्ञानिक, केवीके के वैज्ञानिक सप्ताह में 3 दिन किसानों के खेत में जाएंगे। ये दिल्ली के किसान कृषि भवन में बैठ के कृषि नीति नहीं बन सकती, ये तो किसान के खेत में बनेगी। और कृषि मंत्री के नाते मैं भी सप्ताह में 2 दिन खेतों में ही रहूंगा। जब तक किसान की आंखों में झांक कर नहीं देखेंगे उसकी तकलीफ, जब तक खेत की माटी में हम बैठेंगे नहीं, तब तक सही अर्थों में कृषि का कल्याण और किसान का कल्याण हो नहीं सकता। और इसलिए कई चीजें हमने तय की है। अभी 24 तारीख को हमने दिल्ली में सारे वैज्ञानिकों को फिर हम वर्चुअली जोड़ रहे हैं और हर एक राज्य की जो कृषि से संबंधित विशेष समस्याएं मार्केटिंग तक की आई है, उनके बारे में फिर हम विचार विमर्श व्यापक पैमाने पर करेंगे। और कई चीजों के लिए अभी हमें काम करने, जैसे सोयाबीन। अब सोयाबीन में उत्पादकता नहीं बढ़ रही, उत्पादकता बढ़ी नहीं तो धीरे धीरे किसान सोयाबीन छोड़ के धान की तरफ या दूसरी मक्के की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे पास तेल की कमी है भाई, हजारों करोड़ रुपए का तेल हम आयात कर रहे हैं और इसलिए तिलहन का उत्पादन बढ़ाना यह हमारा पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य है। और ये सोयाबीन पर इंदौर में मैं 26 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहा हूं, जिसमें किसान भी होंगे, विशेषज्ञ भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सोपा को भी हम बुलाएंगे ताकि विचार विमर्श करके सोयाबीन को हम आगे कैसे बढ़ाएं। दिक्कत क्या है, मोजिक जैसी जो बीमारी लगती है उसका मुकाबला हम कैसे करें। वैसे ही कपास, मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कपास मिशन की घोषणा इस बजट में हुई है। लंबे रेशे वाला कपास हमारी जरूरत है और कपास उत्पादक किसान बीच में परेशान रहे। 27 तारीख को कपास पर जेठा भाई गुजरात में हम बैठक कर रहे हैं। अब दिल्ली में बैठक अकेली नहीं होगी, अलग अलग राज्यों में होगी। उसके बाद गन्ना की बैठक हमारी यूपी में होगी। तो जहां जहां समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का सामना करने के लिए, उसके अनुरूप हम योजनाएं बनाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं नेफेड की मैंने कुछ चीजें जरूर की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन ओवरऑल नेफेड की उपलब्धियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एफपीओ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। अनंत संभावनाएं हैं अभी। देखो, भारत को प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप केवल अपने देश की जनता का पेट नहीं भरना, भारत तो विश्व बंधु है, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है और वो हम करके रहेंगे। जमीन के आकार कम होने के बाद भी हम करके रहेंगे। हम एकीकृत कृषि के फार्म का मॉडल तैयार कर रहे हैं, जहां छोटी जोत में भी किसान कैसे फायदे की खेती कर सके। उन सब कामों में विनम्रता पूर्वक लगे हैं और इसमें नेफेड जैसी संस्था हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं नेफेड के मित्रों को बधाई देता हूं, एफपीओज के मित्रों को बधाई देता हूं, पैक्स के साथी आए, वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जेठा भाई, आपने आज पगड़ी पहना के सम्मान किया। भारत में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, किसानों का मान, सम्मान और उनकी शान किसी भी कीमत पर कम ना हो हिंदुस्तान में, ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे। लेकिन एक मेरी विनम्र प्रार्थना है, आपने गुजरात की परंपरा के अनुरूप ये चांदी का कड़ा भी मुझे पहनाया है। मैं एक प्रार्थना आपसे करूंगा, इस कड़े को उतार के मैं आपको सौंपूंगा, इसलिए कि जब किसी गरीब बिटिया की शादी हो तो इस कड़े से बिछोड़ी बना के उस बेटी के पांव की उंगली में पहना देना। मामा का हाथ हमेशा बेटी के पांव पर रहेगा। मैं उनको दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती मानता हूं और इसलिए लाडली लक्ष्मी हो और चाहे लाडली बहना हो, आज पूरे हिंदुस्तान की हर सरकारें इन योजनाओं को लागू कर रही है। ये महिलाओं के प्रति मेरे सम्मान और आदर का प्रतीक होगा। एक बार फिर मैं नेफेड को और इंडिया टुडे ग्रुप को, जो केवल आज तक नहीं कल तक की भी भारत की सोचता है, मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। आओ मित्रों, साथ मिलकर बढ़ें, खेती को लाभ का धंधा बनाएं, किसानों को भी समृद्ध करें, खेती विकसित हो और विकसित भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हालांकि मंत्री जी ने खुद कहा है कि वो मंत्री नहीं कहलाना पसंद करते और उसके पीछे की बड़ी वजह यही है, अभी जो आपने सुना, ये जो विचार शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने रखे हैं और ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ घर का एक सदस्य ही कर सकता है। जो वाकई अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता है वही ऐसा कर सकता है। और जो विचार शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी अभी मंच पर साझा किए हम सभी के बीच में, वो कोई मंत्री तभी कर सकता है जब वो खुद खेती किसानी से, हमारी मिट्टी हमारी जमीन से जुड़ा हो। इसीलिए एक बार फिर पुनः मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी शिवराज सिंह चौहान जी का। वाकई आप मंत्री से बढ़कर हम सबके लिए परिवार के सदस्य के तौर पर हैं। बहुत धन्यवाद आपका, जोरदार तालियां हो जाए।